तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना। तो भाई क्या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या जानते हो? कुछ भी जानते हैं? अच्छा IUPAC होता है ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे कोई पूछ ले कि ऑर्गेनिक क्या मतलब क्या है? हाँ बोलो भाई। जिसमें क्या कार्बन हो तो फिर नाम तो कार्बोनिक होना नहीं होना चाहिए क्या? हाँ बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से एक्सट्रैक्ट होता हो। तेरी बात कुछ ठीक भी लग रही है। देखो बेटा शुरुआत में क्या है कि 16th सेंचुरीज में था ना कि उस टाइम तक एक लाइन थी कि बेटा जो ये ऑर्गेनिक केमिकल जो अपन पढ़ेंगे ये इंसान नहीं बना पाता था। मतलब अभी अपने से कोई कहे कि ब्लड बना दो तो अपन ब्लड नहीं बना पाते ना। क्लियर है? अभी इंसानी औकात इतनी नहीं हुई ना। तो उस वक्त 16th सेंचुरी में हम जो भी वो केमिकल्स पढ़ेंगे ये इंसान बना नहीं पाता था। क्लियर है? तो हम कहते हैं ये हमें किसी न किसी ऑर्गन से मिलते थे। किसी न किसी लिविंग स्पीसीज के ऑर्गन से हमें ये केमिकल्स मिलते थे। तो हम किसी ऑर्गन से मिलता था इसलिए हमने नाम क्या रख दिया बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? अब मतलब बहुत सिंपल केमिस्ट्री थी पहले। मतलब टीचर कहता बेटा ये वाला केमिकल खत्म हो गया, किसी को मारो निकाल। जैसे फॉर्मिक एसिड है वो चींटियों से निकलता है। ठीक है? तो चींटियां लाओ पीसो निकाल लो। बहुत सिंपल सा काम था ना। मतलब केमिस्ट्री बहुत आसान थी। फिर क्या हुआ 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि सबसे पहले कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया जिसका नाम था यूरिया। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज हुआ यूरिया। क्लियर है? और जब यूरिया सिंथेसाइज हो गया तो लोगों को लगा बाकी भी बना सकते हैं। पहले लोगों के मन में था ये सिर्फ भगवान बना सकता है। फिर लोगों को लगा तो हम भी बना सकते हैं। तो नाम तो ऑर्गेनिक पड़ चुका था। अब नाम तो किसी ने बदला नहीं। और फिर लोगों ने उसकी स्टडी करना स्टार्ट किया कि कैसे कंपाउंड बन रहे हैं, उनकी मतलब मैकेनिज्म क्या है कि एक बॉन्ड टूटता है दूसरा बॉन्ड बनता है तो क्या तरीका है बनने का टूटने का। इन सबको अपन ने स्टडी किया और धीमे धीमे आज अपन इस स्टेज पर हैं कि अब अपन बेटा कोई केमिकल किसी को मार के नहीं निकालते। मतलब हर साल हम नए 10,000 केमिकल जो भगवान को भी नहीं पता, मतलब अर्थ पे है ही नहीं, हम बना लेते हैं। काम क्या आते हैं पता नहीं लेकिन हम बना लेते हैं। मतलब हम इतना ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि भगवान को भी 3-4 फॉर्मूले तो नहीं पता होगा कहां से बना लिए इसने। मतलब अर्थ पे कहीं है नहीं, हम बना लेते हैं। तो इसका मतलब हम बहुत डेवलप कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। एक टाइम था जो हमें एक भी नहीं आता था, आज हम हर साल नए 10,000 बना के बैठ जाते हैं। अब देखो इसमें सिंपल सी कहानी है कि ऑर्गेनिक अगर किसी बच्चे को जो शुरुआत में इसका ऐसा IUPAC जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत याद करने का जरूर हो सकता है, लेकिन इसके बाद ऑर्गेनिक याद नहीं की जा सकती। मतलब आप इसे रट नहीं सकते। ऐसा लगता है बच्चे को कि मैं इसे रट लूंगा सब कुछ, रिएक्शन रट के पास हो जाऊंगा। आप लिटरली में आप ऑर्गेनिक को रट ही नहीं सकते। एक कंसेप्चुअल चैप्टर है। क्लियर? जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हो मैथ में तो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नो के सारे फॉर्मूले। जब सारे फॉर्मूले पता होंगे तो इक्वेशन कर पाओगे। लेकिन क्या सारे फॉर्मूले रट के ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हो जाएंगे क्या? नहीं होते। इसका मतलब फॉर्मूले तो रटने पड़े ना। सेम इतना इसमें इसमें कुछ रिएक्शंस को याद करनी पड़ेगी, वो फॉर्मूले ना कि वो रिएक्शंस। मतलब आपको क्वेश्चन में एग्जाम में वो नहीं आना जो पढ़ाया जाएगा वैसा क्वेश्चन थोड़ी आना। क्वेश्चन तो जैसे मैथ में पढ़ाते कुछ आता कुछ है। सेम इसमें क्वेश्चन कितने बनाए जा सकते हैं, एक फिक्स फिनोमेना है बस उसी के इर्द गिर्द बनेगा। हमें उस फिक्स फिनोमेना को समझना है। अगर आप उस फिक्स फिनोमेना को समझ गए तो लिटरली में आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? और ऑर्गेनिक शुरुआती 1 महीना इंपॉर्टेंट है, 1-1.5 महीना ही। इस 1-1.5 महीने में मन से पढ़ लिया और समझ में आने लग गई, बाद में बहुत आसान है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल कहानी होगी, ऐसा होगा तो ऐसी सिचुएशन, याद कुछ नहीं, बस मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में ऐसा करना है। मैथ की तरह एकदम। और रट बिल्कुल नहीं सकोगे, मेरी गारंटी है। कोई सोचेगा मैं रट लूंगा, 500-600 पेज लिखवा दूंगा, रट लेना। क्लियर है? तो और प्लस फायदा ये अगर एक बार आपको आ गई ना बेटा तो नीट में इसके 15 क्वेश्चन मान के चलना और जेई मेंस में इसके 7 से 8 क्वेश्चन। क्लियर है? तो टेंशन ही नहीं है ना। 7 से 8 क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से इन 8 क्वेश्चन को करने में 3 से 4 मिनट भी नहीं लगेंगे मेंस में भी। और नीट के अंदर अगर आप बात करोगे तो बहुत आसान है करना। की रीजन कि सर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 से 7 मिनट भी नहीं लगना आपका। 15 क्वेश्चन 7 मिनट में 60 नंबर आपके, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। और फिजिकल का क्वेश्चन आएगा वही 15 क्वेश्चन, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 15 मिनट में भी हो जाए, आधे घंटे में भी हो। इनका क्वेश्चन आता है तो आता, वरना नहीं आता, साफ दिख जाएगा। अच्छा ऐसी सिचुएशन में जानता ही नहीं कुछ, फोगट के नंबर है, टाइम नहीं लग रहा बेटा, टाइम 4 मिनट और नंबर उतने के उतने। और गलत होने के चांस ही नहीं, क्योंकि आपको दिख रहेगा मेरे पास तो है ही नहीं ना इसकी एबिलिटी। भाई एक क्वेश्चन है जिसको देखते पता लग गया कि मेरे से होना ही नहीं, छोड़ो आगे बढ़ो, टाइम बचा किसी और क्वेश्चन को देंगे। एक क्वेश्चन जिसको आपने किया 5-7 मिनट भी दिए, नंबर भी नहीं, मतलब हुआ भी नहीं, तो टाइम भी खा गया, हुआ भी नहीं, डबल घाटा। इसलिए मैं चाहता हूं ऑर्गेनिक सबकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होना चाहिए जिसके ऑर्गेनिक स्ट्रांग ना हो। हरी बात में। और देखो इसमें एक सिंपल सी कहानी, इसमें मैथ बायो का कोई डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन नाम की नहीं है इसमें।
कैलकुलेशन क्या होती है ऑर्गेनिक नहीं जानती। हरी भाषा में एकदम डिफरेंट थिंग है, थ्योरी भी नहीं है इसमें, तो लाइन सी है, लाइन लाइन खींचनी है। हरी भाषा में थ्योरी वोरी जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा फिनोमेना है हरी भाषा में। अब देखो ऑर्गेनिक के लिए आपको एक बुक सबको लेनी है ना, MS चौहान आती है, ठीक है, जे एडवांस वाली आने वही लेनी है सबको, चाहे नीट की कर रहा हो चाहे मेंस की कर रहा हो, किसी की भी कर रहा हो, जे एडवांस MS चौहान। सेकंड हैंड ले लेना, ठीक है, फर्स्ट हैंड लेने की जरूरत नहीं है ना, सेकंड हैंड है ना, आप देखोगे ऑलमोस्ट नहीं पड़ी होती है, लोग कर ही नहीं पाते। रीजन क्या, बहुत अच्छी बुक है, उसको कर नहीं पाते, मतलब उसको करवानी होती है, खुद से बच्चा नहीं कर पाता। तो अपन उसके अंदर 4000 के अराउंड क्वेश्चन है, अपन कोशिश करेंगे वो 4000 क्वेश्चन कर लें, क्योंकि 4000 तरह की तो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आपने सारी पॉसिबिलिटी एग्जाम से पहले खुद ही कर ली तो एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है ना, जितनी पॉसिबल है सारे सोल्व करके गए हो तुम, तो दे क्वेश्चन, डर किस बात का है भाई, जितने तरह की पॉसिबिलिटी है इतने तरह की पॉसिबिलिटी है, क्लियर है, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है ना, तो आपको पूरी करनी है। और देखो MS चौहान इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप चाहे बायो में हो चाहे मैथ में हो, रीजन इसके पीछे क्योंकि मैथ तो है ही नहीं, तो क्या बायो क्या मैथ, लगाओ दिमाग हमारी बात में। और जिसने MS चौहान सोल्व कर ली लिटरली में उसका ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है। तुम जब सेकंड हैंड लेके आओ तुम देख लेना कि मोस्ट ऑफ को किसी ने टच ही नहीं कर रखा है, सिर्फ कोई 5-4 पन्नों में यूज किया फिर उसे हुई नहीं, फेंक दी, वापस बेच गया। इसलिए तुम खरीदो, तुम ऐसे करोगे उसे बेचने लायक ही ना रहे, पूरी सोल्व कर दोगे तो एग्जाम बुक सेलर खरीदेगा ही नहीं ना, पूरी सोल्व करो दिख जाएगा उसमें पूरी सोल्व की हुई है, क्लियर है। तो मैं तुम सब लोगों से एक्सप्रेशन ले आना और जल्दी लेना, क्यों सेकंड हैंड खत्म हो जाती है जल्दी। फर्स्ट हैंड जस्ट मतलब अगर सेकंड हैंड 400 की तो फर्स्ट हैंड 800-900 रुपए की आती है, तो क्यों दुगना पैसा खर्च करना, कोई फर्क नहीं पड़ता सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड से, ठीक है। बस बुक लेते समय देख लेना कोई ज्यादा खराब ना हो, मतलब यूज की भी ना हो, 5-10 पन्ने यूज हो तो ठीक है चलेगा, लेकिन पूरी यूज ना हो, बाकी कोई सा लेना हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी बुक अच्छी है। सर की कौन सा एडिशन लेना कोई फर्क नहीं, हर एडिशन में 5-7 क्वेश्चनों का फर्क है, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ता। 4000 की जगह अगर 3800 क्वेश्चन भी कर लोगे तब भी वही हो, ठीक है। तो ले लेना और अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कहानी तो आपको समझाई थी क्या करना है, और क्लास मिस मत करना बेटा, जैसे आपने 11th में पढ़ा था हर चैप्टर एक फिजिकल में, हर आप इस चैप्टर नहीं आया तो अगला चैप्टर समझ में आ जाएगा, कोई कहानी नहीं थोड़ी जरूरत थी। ये बेटा अगले 2-2.5 महीने तक एक ही चैप्टर है, एनसीईआरटी में जरूर 4 चैप्टर में बांट रखा है, 4-5 चैप्टर में, ये एक ही चैप्टर लास्ट तक आपको एक ही सीक्वेंस में लास्ट तक पढ़ना है। आगे बात समझ में, चलो जी। तो देखो बेटा सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में chemistry of carbon, chemistry of carbon, chemistry of carbon and its derivative, chemistry of carbon and its a derivative known as organic chemistry, chemistry of carbon and its derivative known as a organic chemistry, क्लियर है। अब देखो इस पूरी में कार्बन का इतना रोल है ना कि हमें कार्बन के बारे में सब कुछ पढ़ना है। तो बेटा कार्बन की एक खासियत होता है, मैं एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ ना, आप बेस एकदम जिसको थोड़ा बहुत आता है वो भी देखो, जिसको नहीं आता वो भी ठीक है। तो अगर अपन बात करें कार्बन के बारे में, क्लियर है, कि आपको अगर एक कार्बन दूं मैं कि कार्बन है, इस कार्बन की खासियत है ये 4 ही बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4, कभी 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा, कभी 4 से कम नहीं बनाएगा, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। इस कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होंगे, क्लियर है, कितने बॉन्ड होंगे? 4 बॉन्ड। ये चीज क्लियर हुई। अब हमेशा 4 बॉन्ड बनाने कार्बन के, आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज देखो बड़ा ध्यान से, कि आपको एक वर्ड पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा 11th में, जानते हो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? क्या होता है? आप वो देखो, वो आप फॉर्मूला पढ़ के आए थे, वो वाला यूज नहीं करना है ना। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का एक अलग ही तरीका निकालने का, कि हाइब्रिडाइजेशन में एक वर्ड यूज करते हैं एन। क्या यूज करते हैं? एन होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये एन किसके इक्वल होता है बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब ये लोन पेयर कौन से होने चाहिए, अभी तुम इतने काबिल नहीं हुए हो, इन्हें बोलते हैं लोकलाइज लोन पेयर। कौन से लोन पेयर यूज करने होते हैं? लोकलाइज। और डीलोकलाइज क्या होते हैं ये मैं तुम्हें रेजोनेंस आएगा तब समझाऊंगा, अभी तुम्हारे हिसाब से सब लोकलाइज ही है, ऐसा एग्जांपल दूंगा इन्हीं में,
क्लियर है? जब अपन रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तब आपको फिर से समझाऊंगा कि लोकलाइज और डीलोकलाइज क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें ऐसे बता दिया कि एक वर्ड होता है लोकलाइज, तो आप साइड में छोटा सा लिख देना, मास्टर इसके बारे में कुछ और भी बताएगा आगे जाके। ठीक है, मतलब जब अपन रेजोनेंस पढ़ाएंगे तब मैं आपको इस हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ाने का और तरीका बताऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था, यहाँ पर भी है, तो आगे चल के बताएंगे लोन पेयर में लोकलाइज और डीलोकलाइज क्या होता है। क्लियर है? अभी जैसे मैं यहाँ पे लिख दें कि भाई लोकलाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लोकलाइज लोन पेयर। क्या होता है लोकलाइज, तो आगे जाके पढ़ेंगे, क्या टेंशन है। ठीक है, अब ये एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ ए लोन पेयर। इससे हमें एन पता लगता है। क्या पता लगता है? एन। कि सर एन पता तो लग गया, कि कहानी कैसे समझेंगे? देखो इस कहानी को समझो आगे, कि कार्बन की क्या होती है? चेन बनाता है। आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, कार्बन लंबी लंबी चेन बनाता है। यहाँ सर कार्बन बहुत लंबी लंबी क्या बनाता है? चेन बनाता है। नहीं पढ़ा? अच्छा 9th नहीं पढ़े, कोरोना वाले हो ना तुम तो। कभी तो सुना होगा कार्बन की लंबी चेन होती है, कैटेनेशन होता है। पंखा चला ले भाई, मैंने कब मना किया तेरे को? क्लियर है? तो कार्बन क्या बनाता है बेटा? लंबी लंबी चेन बनाता है। अब देखो इस चेन का यूज क्या है, ध्यान समझो। इसको बंद कर देते हैं एक सेकंड, इसका क्या काम? कौन सा है इसका? तो पता दिया तेरे को। चलो जी, तो बड़े क्या बनाता है? लंबी लंबी चेन बनाता है। अब इन चेन का यूज क्या है, ध्यान समझो। कि भाई कार्बन क्या बनाएगा? लंबी लंबी चेन से बनाता है, बहुत लंबी लंबी, इसे कैटेनेशन बोलते हैं। जो कार्बन की खासियत क्या होती है, जिसको तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं फुल्ली स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? फुल्ली स्ट्रक्चर का मतलब हो गया, इसमें आपको एकदम बताया गया है कि किस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए। इसे बोलते हैं फुल्ली कार्बन स्ट्रक्चर। इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन है, किस कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है, सब कुछ इंफॉर्म्ड है इसमें। ऐसी स्ट्रक्चर आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाली है। क्लियर है? 9th-10th के बच्चों को समझाते हैं ना। इस फुल्ली स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकलवाऊं, तो आपको पता है इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर जैसी कोई चीज है नहीं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हुई? 4। एन की वैल्यू कितनी हुई? 4। अब आपको हम हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एस से स्टार्ट करना है, एस, उसके बाद में पी। तो हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए। कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4। तो एक एस का और 3 है पी के, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बेटा? sp3। इस कार्बन का बताओ भाई, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3, एक तो पाई है, पाई से कोई लेना देना नहीं। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब एन की वैल्यू कितनी हुई बेटा? 3। और एन की वैल्यू 3 है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? अरे 2 है, एक इधर और एक है इधर, 2 सिग्मा बॉन्ड है, और 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp। इस कार्बन पे बताओ बेटा 2 ही है, तो ये भी क्या है? sp। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? इससे क्या बोलते हैं अपन? फुल्ली स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सब कुछ मेंशन होता है। क्लियर है? इस फुल्ली स्ट्रक्चर के बाद में अपने पास क्या आता है? चलो इसे लिख लो एक बार फटाफट। चलो जी, अब देखो ध्यान से कि भाई ये तो ऐसे स्ट्रक्चर अपने बन के आए नहीं है। अब जो नेक्स्ट तरीका क्या होता है लिखने का, इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल स्ट्रक्चर। इसमें आपको एटम तो बता देता है लेकिन बॉन्ड नहीं बताता। जैसे ऐसे लिख देता है CH3 CH2 CH2 CH CH CH3। इसमें हमें बॉन्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एटम के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आपको देखो क्या करना होता है ऐसे स्ट्रक्चर में। एक चीज तो देखो श्योर है कि जो कार्बन बीच में आएगा, देखो इसमें जो कार्बन बीच में आ रहा है ना, उसपे 3 हाइड्रोजन नहीं है, उसके पास कम से कम 2 वैलेंसी खाली है। टर्मिनल पे जो एटम होगा उसके हमेशा 3 वैलेंसी भरी हुई होंगी। देखो टर्मिनल वाले के पास 3 वैलेंसी ऑक्यूपाइड है। क्लियर है? तो जो भी बीच में आता है उस एटम के पास कम से कम 2 वैलेंसी खाली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कार्बन बीच में आएगा उसे दोनों तरफ से जुड़ना है, इधर भी जुड़ना है और इधर भी जुड़ना है। तो बीच वाले कार्बन के पास हमेशा क्या होनी चाहिए? कि सर बीच वाले कार्बन के पास कम से कम 2 वैलेंसी होनी ही चाहिए, तभी वो बीच का होगा। ना बीच का कार्बन है कभी नहीं। 2 वैलेंसी खाली होनी चाहिए, ज्यादा हो मुझे कोई दिक्कत नहीं।
कम से कम कितनी खाली होनी चाहिए? 2 वैलेंसी। क्लियर है? तभी वो बीच का कार्बन होगा। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन को देखो तो ये तो CH3 है, तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इस कार्बन के पास एक ही वैलेंसी है, ये हमेशा टर्मिनल पे होगा। इसी तरह ये कार्बन भी क्या होगा? टर्मिनल पे। अब जितने कार्बन है सबको लिख दो। कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन तो हमने सारे लिख दिए। अब हमें पता है हाइड्रोजन है उतने जोड़ दो। इस पे 3 हाइड्रोजन है, बीच वाले पे 2 हाइड्रोजन है, उससे आगे वाले पे, उससे आगे वाले पे फिर 3। अब देखो बेटा बीच, अब सबकी वैलेंसी पूरी होगी इन 2 कार्बन को छोड़ के, और जिनकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई उनको पाई बॉन्ड से कंप्लीट करो। किससे कंप्लीट करो? अपने आप आ जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये आपकी पार्शियल स्ट्रक्चर से क्या आ गई बेटा? फुल स्ट्रक्चर। क्या आ गई बेटा? जैसे आपको मैं नेक्स्ट दूं, किस वाले पे? इस पे आ गए 3 नाइट्रोजन है, मैंने लिख दिया ऐसे ही, गिन ले। अब जैसे ये क्या, इसको कंप्लीट करो। अब देखो इसको कंप्लीट करते समय मुझे पता है, देखो यहां से मैं लिखना शुरू करूं, देखो CH3 फिर CH2, उसके बाद फिर अब 2 CH3 है। अब 2 CH3 तो वापस में ऐसे तो जुड़ ही नहीं सकते एक दूसरे से, मतलब 2 CH3 तो दोनों टर्मिनल पे रहेंगे। जो जिसकी बेस कार्बन की देखो कितनी वैलेंसी खाली है? सिर्फ एक ही वैलेंसी खाली है, और एक ही वैलेंसी खाली है तो कहां जाएगा? टर्मिनल पे जाएगा। अब हमारे पास ये भी जिसमें 2 CH3 दोनों टर्मिनल पे, तो क्या इससे आगे वाले कार्बन है उसके आसपास वाले पड़ोसी कार्बन को देखो कि कोई ऐसा है जो 2 CH3 जोड़ने की हिम्मत रखता है। क्या ये कार्बन 2 CH3 जोड़ने की हिम्मत रखता है? कि हाँ सर, इसके पास कितनी वैलेंसी खाली है? कि सर एक तो ये रहा और एक CH, कितने बॉन्ड बने हुए? 2 बॉन्ड बने हुए हैं, और 2 बॉन्ड बने हुए तो कितनी वैलेंसी खाली है? 2 वैलेंसी खाली है, और 2 वैलेंसी खाली तो दोनों पे कौन आ जाएगा? CH3। दोनों पे कौन आ जाएगा? CH3। फिर से सुन, मुझे पता है यहाँ 2 CH3 दोनों टर्मिनल पे जाएंगे। अब ढूंढो कौन है ऐसा तो 2 CH3 लेने की हिम्मत रखता है। इसके आगे कौन है? CH। क्या CH के पास 2 वैलेंसी खाली है? दोनों CH3 को जोड़ दो। कहाँ खाली हुई? कहाँ वैलेंसी खाली हुई बता? 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। हाइड्रोजन को मैं बना नहीं रहा, मैंने सोचा तुम सीख गए होंगे, पर मुझे क्या पता, तुम तो ग्रामीण हो। आप सीख गए? ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ तो 2 वैलेंसी खाली थी ना माता इसकी, देख 1 2 3 खाली है, मैंने कहा कम से कम 2 खाली होनी चाहिए, ज्यादा खाली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो कम से कम 2 खाली तो होनी ही चाहिए, ज्यादा खाली में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये अपने पास CH3 CH2 CH3 CH सॉरी CH CH2 CH3 CH CH2 ऐसा लिखा हुआ है। तो मुझे पता है जो CH3 जितने में तो टर्मिनल के हैं, तो इनको तो भी मैं इग्नोर मारता हूं। अब देखो ध्यान से, यहां पे CH2 है बेटा, उसके आगे इस CH3 को एक बार छोड़ दे, CH2, उसके बाद है CH, एक सेकेंड, यहाँ वाले CH3 को एक बार, इसको एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, C कर देते हैं, वरना काम कर पड़ जाएगी थोड़ी सी। उसके बाद क्या है बेटा? CH2 फिर C, फिर कौन है बेटा? CH2 फिर CH, टर्मिनल वालों को छोड़ दो, CH2, और लास्ट में अब इस CH3 का फैसला करना है बेटा, एक सेकंड, दो नहीं एक ही, हमें इस CH3 का फैसला करना है। हमें पता है बीच में नहीं आना कहीं पर भी, चेन के ऊपर नीचे कहीं आ सकता है। तो ये जहां जुड़ा हुआ उसके पास वाले कार्बन को पूछा हमने, कहा तेरे पास कोई वैलेंसी खाली है? किस कार्बन को पूछो वैलेंसी खाली है क्या? नहीं, कहां खाली है? 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बने हुए। इसने कहा मेरे यहाँ तो जगह नहीं, आगे वाले को पूछ। आगे वाले को पूछा तो उसने कहा है वैलेंसी खाली। कितने हो गए? एक के, जुड़ जा। कितने हो? जुड़ जा। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बात समझ में? फिर आगे चले, हमें फिर एक CH3 मिला, हमने कहा तुझे, तो कहा पड़ोसी कार्बन को पूछ, तो इस कार्बन ने तो मना कर दिया कि जगह नहीं है। आगे वाले को पूछ, आगे वाला कहता है जगह, जुड़ जा। अब इतना करने के बाद में भी ये कार्बन कहता है मेरी वैलेंसी पूरी, और उससे आगे वाले की भी पूरी नहीं है। तो अगर दो पास वालों की वैलेंसी पूरी नहीं है तो क्या करो, पाई बॉन्ड। ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। आगे बात समझ में? अगर आपके सामने ऐसे लिख दे, कहता है बनाओ स्ट्रक्चर, तो क्या करोगे? पहले देखो CH3, उसके बाद में CH, उसके बाद में फिर अब 3 CH3 है, तीनों को टर्मिनल रखना है। तो हमने कहा तीनों कहां जोड़े कि ये आगे यही कार्बन है हमारे, तो तुम यो जो हो कि ठीक है तो आ जाओ, तीनों जोड़ने की जगह है हमारे पास। इस कार्बन के पास 3 वैलेंसी खाली है, क्योंकि CH3 कभी बीच में नहीं आ सकता, साइड में रहेगा। देख लो हर CH3 साइड में रहेगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब हम बीच वाले कार्बन में पहुंच गए, तो हमने कहा तेरी वैलेंसी के खाली नहीं है तो पाई बॉन्ड बना ले। क्या बना ले? नेक्स्ट वन देखो CH3 CH2, सॉरी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको पता है पहले तो CH3 है, अब मुझे पता है यहाँ CH2 है, कौन है? और CH2 को एक चीज श्योर है, टर्मिनल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी दो वैलेंसी, कम से कम दो वैलेंसी खाली है, तो बीच में आएगा। लेकिन कितने CH2 बीच में आएंगे? 5, तो 5 बार CH2 ले आओ। कितनी बार ले आओ? 5 हो गए। फिर आगे फिर से CH2, क्या चीज समझ में आई बेटा? और हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल ही दोगे, समझ में आ गया? छापा मारो। चलो जी, यहां तक सबको क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अपन बात करते हैं याद है सबको कि भाई अपने, अब आता है नेक्स्ट आता है लाइन स्ट्रक्चर। क्या आता है बेटा? तो हेडिंग लगाओ बेटा लाइन स्ट्रक्चर। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर जो पढ़ाई है ना, ये ज्यादा काम नहीं आती, काम ज्यादा तो कौन आएगी बेटा? लाइन स्ट्रक्चर। तो लाइन स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सी है, क्लियर है? इसमें आपको हाइड्रोजन के बारे में कभी नहीं बताया जाएगा, कभी भी किसके बारे में नहीं बताया जाएगा? जितनी वैकेंट वैलेंसी उतने हाइड्रोजन। लिख लो, नंबर ऑफ वैकेंट वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ वैकेंट वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आपको खुद से उस हाइड्रोजन को सोचना है, वहां हाइड्रोजन है, जितनी वैलेंसी खाली दिखी उतना आपको क्या सोचना है? उतने हाइड्रोजन है। धीरे बोल रहा हूं माता, इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, आपने वो सुना है क्या बोलते हैं, गाना था बहुत फेमस था कि मैं निकला गड्डी लेके एक मोड़ आया। वो गाना कॉपी था, लाइक कि वो गाना था कि मैं निकला कार्बन लेके, जिद मोड़ आया उते कार्बन छोड़ाया। क्या छोड़ाया? कार्बन। जैसे तो हर मोड़ पे कार्बन है, हर मोड़ पे कौन है? तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पर भी। तो कितने कार्बन है? 2 2 4 2 6 1 8 कहां पे हो गए? 2 2 4 2 6 1 7। हर मोड पे क्या है? कार्बन है। अब ऑर्गेनिक अपनी सारी ऐसी है, अपने सारे ऐसे लाइनें खींचनी है, घर वालों को भी दिखाना मत, वरना वो क्या कहेंगे कि क्या पढ़ के आता है तू, ये तो लाइनें खींच के लाता है। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से कि अगर अपन बात करें, अब जैसे मैं तुम्हें इसमें ये वाला बॉन्ड बना दिया, तो अब की बार पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड सब मेंशन आएंगे। अब अगर मैं तुम्हें कहूं ये है आपके पास कि इस कार्बन के बारे में एक्सप्लेन करो क्या है, तो आपको पता है 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो बच्चे 2 कौन है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो आपको खुद से खुद मेंशन कर लेना है, तो कि 2 तो बाकी कौन है? हाइड्रोजन। सारी बात में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा इस कार्बन पे? 1 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 1। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 1 भी नहीं। और यहाँ पर भी बेटा कार्बन है, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन। आगे बात समझ में? इस कार्बन पे कितने? 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 2। इस वाले पे बेटा किस, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए दिख रहे हैं? 3। बच गया बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन। तो अब देखो बेटा, आपसे मैं पूछूं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस वाले कार्बन की
क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगी, sp2, क्योंकि देखो इस कार्बन है, इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक दो, किसर तो ये दो तो दिख गए, और एक हाइड्रोजन है, एक कौन है, तो n की वैल्यू कितनी हुई, तीन, तीन का मतलब है इस कार्बन की बताओ sp, n इक्वल टू दो तो क्या बोलोगे sp। आगे बात समझ में, नेक्स्ट देखो, बोलो माता देख, इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की ना मुझे सुन ले, एक दो तीन एक चार, चार तो बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, अब बता कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, है ना। अब देखो बड़ा ध्यान से इस पे बात करते हैं, एक चीज ध्यान रखना बेटा कि नाइट्रोजन जब भी तीन बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है, तो उस पे एक लोन पेयर पक्का है, जब भी नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएगा एक लोन पेयर है, सेम कहानी बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन पूरी फैमिली की बात है ये। अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो जब भी वो दो बॉन्ड बनाते हैं ना बेटा, तो उनके दो लोन पेयर पक्का आते हैं, सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप है, क्लियर है, केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था, बार बार उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। और हेलोजन फैमिली की बात करें तो वो जब भी एक बॉन्ड बनाएंगे ना बेटा, तो तीन लोन पेयर की गारंटी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अब देखो बेटा इस ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई, इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, दो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तो दो लोन पेयर तो मैंने कहा अपने आप ही है, तो अब बताओ लोन पेयर भी तो गिनना होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हुए, चार, तो n इक्वल टू कितना हुआ, फोर, फोर मतलब है sp3। क्या ये बात समझ में आई बेटा, इस नाइट्रोजन की बताओ, लोन पेयर तो है ही और तीन बॉन्ड है, तो n इक्वल टू क्या हुआ, चार, चार मतलब है sp3। बोलो कोई दिक्कत है, इस कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है गोले पे बनाया उसके, एक, तीन बॉन्ड बने हो तो एक हाइड्रोजन है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, n इक्वल टू चार, क्योंकि एक हाइड्रोजन भी तो है sp3। इसका बताओ CH3C ट्रिपल बॉन्ड n, इसमें इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अरे एक लोन पेयर, और कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, अरे sp2 कैसे बोल रहे हो, एक सेकंड, पहले नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है, तीन, कार्बन की तरह इसके चार बॉन्ड नहीं बनते, तो तुम वो नाइट्रोजन बना रोना बंद करो, क्योंकि तीन बॉन्ड बन गए तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तीन वैलेंसी है नाइट्रोजन की, तीनों बन गई तो हाइड्रोजन तो नहीं है, क्लियर है कि ठीक है सर, तीन बॉन्ड बन गए, उसके बाद क्या हाइड्रोजन है नहीं, तो एक सिग्मा बॉन्ड है लोन पेयर, तो n इक्वल टू दो, दो मतलब है sp। आगे भाषण में इसका बताओ, इसका बताओ, इस नाइट्रोजन का sp2, दो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन n इक्वल टू क्या होगा बेटा, तीन, तीन मतलब है sp2। नेक्स्ट वन देखो बेटा, इस चीज का नाम है बेंजीन, अभी से याद करना शुरू कर लो, बहुत काम आएगी। क्या नाम है इसका, क्या होता है बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन, इसमें पहले तो मुझे स्ट्रक्चर कार्बन वो बताओ कितने हैं, छह कार्बन है, हाइड्रोजन बताओ कितने, छह हाइड्रोजन है, कैसे कह सकते हो छह, क्योंकि सर हर कार्बन पे तीन वैलेंसी कंप्लीट है, तो हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा तो C6 है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है हर कार्बन की, sp2, देख लो दो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, और एक क्या होगा बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई sp। क्या चीज समझ में आई बेटा सबको, ये जो अभी तक अपन ने बेसिक्स पढ़ा है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे अब इनका नाम लिखना, समझ में आ गया सब कुछ, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, लाइन स्ट्रक्चर, मोड का मतलब क्या होता है सबको क्लियर है, छाप लो इसे, एक क्वेश्चन और कराएंगे इस पे भी, पहले से छाप लो।
नेक्स्ट लिखो बेटा, IUPAC। IUPAC नोमेनक्लेचर। जो बड़ा IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है ध्यान से समझो। फिर हमें नाम लिखना है IUPAC से, हमने बस 3 तरीके से नाम लिखने हैं IUPAC से, कॉमन नेमिंग और डिराइव नेमिंग। तो देखो पहले सबसे पहले कॉमन नेमिंग आई थी, फिर डिराइव नेमिंग रे साथ साथ से थी, और IUPAC सबसे लास्ट में आई थी, लेकिन अपन IUPAC को सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्यों, सबसे अच्छी है, सबसे सही है, तो इसको सबसे पहले पढ़ लो। तो इससे क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर कॉमन नेमिंग को बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि उनमें गलतियां हैं। तो आपको जब सही चीज पता होती है तो गलत चीज पढ़ने में दिक्कत नहीं होती ना। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है इसका आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका सही चीज हमें पता है क्या है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले सही वाली चीज ही पढ़ लेते हैं। ठीक, क्योंकि कॉमन नेमिंग में कुछ चीजें जो कॉमन नेम पढ़ने हैं तो उनको अपन बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा ये इसमें 3 पार्ट है, तो लिखो बेटा, द नेम कंसिस्ट 3 पार्ट, द नेम कंसिस्ट, IUPAC नेम कंसिस्ट 3 पार्ट। तो सबसे पहले अपने जो पास है वो है बेटा प्रीफिक्स है। क्या है बेटा, प्रीफिक्स। कि भाई प्रीफिक्स क्या होता है, एक तो अपने पास होगा प्रीफिक्स, क्या होगा बेटा, एक हमें लिखना होगा वर्ड रूट। क्या लिखना होगा, वर्ड रूट। सीक्वेंस नहीं बदलोगे बेटा, जिसको जहां बोला गया वहीं लिखोगे, वर्ड रूट। और सबसे लास्ट में अपने को जो लिखना है उसका नाम है बेटा सफिक्स। क्या है बेटा, सफिक्स। ये सीक्वेंस अपनी, परफिक्स, वर्ड रूट है, सफिक्स। परफिक्स वर्ड रूट की जगह नहीं जाएगा, वर्ड रूट है परफिक्स की जगह नहीं जाएगा। परफिक्स होता है वो खुद 2 तरह का है बेटा, एक है बेटा सेकेंडरी और दूसरा है प्राइमरी। सफिक्स भी 2 तरह का है बेटा, एक है प्राइमरी और दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी। जो प्राइमरी है बेटा, प्राइमरी सफिक्स, वो हमें बताता है कार्बन कार्बन बॉन्ड नेचर। क्या बताता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड नेचर। इसके अलावा कोई रोना नहीं रहोगे, कार्बन ऑक्सीजन का कहीं रोना नहीं रहोगे, सिर्फ कार्बन कार्बन बताना कि सर कार्बन कार्बन मतलब अगर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तब उसे हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। और हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन। क्या सफिक्स यूज करेंगे, एन। जब सारे कार्बन क्या हो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, एक भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, उन्हें एल्केन बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, फिर आता है बेटा एल्कीन। क्या आता है बेटा, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो यूज क्या करोगे, इन। क्या यूज करोगे, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन। और सफिक्स क्या होगा बेटा आपका, आइन। लेकिन ध्यान रहे बेटा, जगह फिक्स वर्ड रूट के जस्ट बाद में आएगा। और सिर्फ कार्बन, मगर मान लो एक कंपाउंड जैसे ये है, अब बताओ इसके लिए क्या यूज करोगे, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। अबे गधो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है कहीं पर भी, ये कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन है, इससे मतलब नहीं है मुझे, कार्बन कार्बन से मतलब है। किससे मतलब है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिर्फ वही बताना है प्राइमरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आगे जब पढ़ेंगे तब पढ़ा देंगे। ठीक है, इससे ज्यादा हमें कोई लेने देने की जरूरत है नहीं। एक सेकंड, थोड़ी स्पेलिंग गलती थी। ये हमें क्या बताता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इससे ज्यादा हमें लेने देने की कोई जरूरत है नहीं है। सेकेंडरी जो ये परफिक्स है, ये हमें बताता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यहां क्या लिखना है बेटा, क्या होता है अभी थोड़ी देर में सिखा देंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इससे ज्यादा हमें कोई लेने देने की जरूरत है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये बताता है बेटा नेचर ऑफ कार्बन चेन। नेचर ऑफ कार्बन चेन की जगह अपन बोल सकते हैं साइक्लिक एसाइक्लिक। क्या बताता है, साइक्लिक या एसाइक्लिक। तो देखो बेटा ये बताता है नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड के बारे में, सीसी बॉन्ड का। और ये बताता है कार्बन चेन कैसी है आपकी, कार्बन चेन कैसी है। चेन का मतलब है कि चेन साइक्लिक है, मतलब सीधी है। सॉरी, एसाइक्लिक का मतलब सीधी, साइक्लिक का मतलब है रिंग फॉर्म में। भाई जैसे कार्बन चेन ऐसी भी हो सकती है, कार्बन चेन ऐसी भी हो सकती है, कार्बन चेन ऐसी भी हो सकती है,
क्लियर है? और कार्बन चेन बेटा आपकी ऐसी भी हो सकती है। इस नेचर को बताने का काम करता है कौन करता है? प्राइमरी कार्बन है। यहां तक समझ में आया बेटा सबको? छापो इसे। हाँ जी। अब तो बेटा सबसे पहले लिखो बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है। प्राइमरी प्रीफिक्स लिखो बेटा। इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ इट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल या पेरेंट चेन। प्रिंसिपल या पेरेंट चेन। क्लियर है? जो बेटा अगर आपकी चेन एसाइक्लिक है, कैसी है बेटा? एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है बेटा? एसाइक्लिक या नॉन साइक्लिक मतलब सीधी कार्बन चेन है, सर्कल में नहीं है, तो अब हम कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करते, खाली छोड़ देते हैं। कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करते। अगर साइक्लिक है, कैसी है बेटा? तो अपन यूज करते हैं साइक्लो। क्या यूज करते हैं? साइक्लो। अरे बात समझ में? बाई साइक्लिक है तो अपन क्या यूज करते हैं? बाईसाइक्लो। ट्राईसाइक्लिक के लिए क्या यूज करेंगे? ट्राई साइक्लो। क्या ये चीज क्लियर हुई बेटा? फिर एक आएगा स्पायरो। क्या आएगा बेटा? स्पायरो के लिए स्पायरो यूज करते हैं। क्या होते हैं धीमे धीमे आएंगे तो पढ़ाते जाएंगे, क्या टेंशन है। ठीक है? नॉन साइक्लिक के लिए नहीं, नॉन साइक्लिक के लिए कुछ नहीं। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट लिखो बेटा कि नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ ए कार्बन और उनका नाम। ये तुम्हें पढ़ाया भी होगा, नहीं भी पढ़ाया होगा तो देख लेंगे। एक कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? मेथ। दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एच। तीन कार्बन को प्रोप। चार कार्बन को ब्यूट। पांच कार्बन को पेंट। छह कार्बन को हेक्स। सात कार्बन को हेप्ट। आठ कार्बन को ऑक्ट। नौ कार्बन को नॉन। 10 कार्बन को डेक। ठीक है, 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? डेक। 11 को क्या बोलते हैं? अनडेक। 12 को, 13 को लिख लो, फिर 20 को बोलते हैं इकोस। अपना काम यहां तक हो जाएगा, 11-12 तक ही। ये तो ऐसे लिखवा दिया। ठीक है, छापो। ये ले। हाँ जी। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन दोज हैव नो पाई बॉन्ड नॉन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
तो बड़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे बोलते हैं जिसके पास कोई पाई बॉन्ड ना हो। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना वो हाइड्रोकार्बन, और अगर उसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। और पाई बॉन्ड आते ही नाम हो जाएगा अनसैचुरेटेड। अब हमें सबसे पहला काम करना है, प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी है। क्या करनी है? तो हेडिंग लिखो प्रिंसिपल चेन। जो प्रिंसिपल चेन होती है यही होती है हमारा वर्ड रूट। क्या होती है बेटा? सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना है। देखो बेटा प्रिंसिपल चेन क्या होती है कि आप सबसे लंबी कार्बन चेन लो। क्या लो बेटा? सबसे, तो लिखो बेटा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ले लिया? देखो ये अपने पास कार्बन चेन है। दो मिनट, क्लियर है? तो एक काम करते हैं, इसको आगे कल से स्टार्ट करते हैं, फिर टॉपिक बीच में रह जाएगा। कल इसको स्टार्ट करते, क्लास होगी ना, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे वापस, है ना? चलो।